द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फिल्म लास्ट राइट्स थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं सीधी बात करता हूँ, लास्ट राइट्स वही जगह डरावना बन जाती है जहाँ जरूरत होती है, ऐसे सीन्स के साथ जो दिमाग में रह जाते हैं। और कॉन्जरिंग फिल्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा खून भी दिखाता है, लेकिन जो चीज़ें इसे और इम्पैक्टफुल बनाती है वो है इसका दिल से कनेक्ट करना, इमोशंस को ओपनली दिखाता है। लास्ट राइट्स सबसे अच्छी तरह जो कैप्चर करता है वो है उसकी फैमिली डायनेमिक्स, जो पहली फिल्म के स्टार्टिंग मोमेंट्स की याद दिलाता है और पूरी सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल थ्रेड बनाए रखता है। फर्मीगा विल्सन और नए पुराने कैरेक्टर्स ने ये काफी ब्रिलियंटली प्ले किया है। इसमें एनाबेली कम्स होम के वारेन फैमिली और जूडी की ग्रोइंग पावर्स पे इफेक्ट को भी एक्सप्लोर किया गया है, जो जूडी के लिए एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क सेट करता है। फिल्म में कुछ सीरियसली स्कैरी मोमेंट्स हैं, याद रह जाने वाले विजुअल्स और स्ट्रॉन्ग सेट पीसेस भी, जो शायद फर्स्ट फिल्म के हाइड एंड क्लैप या सीक्वल के क्रूक्ड मैन वाले सीन के साथ कंपेयर किए जा सकते हैं। फिर भी ये फिल्म थोड़ी स्लो लगती है और सीन्स के मामले में कंपैरेटिवली लाइट है, स्पेशली अगर हम इसे एक फ्रेंचाइजी एंडर मान रहे हैं। डायरेक्टर माइकल चेव्स, जिन्होंने द नन 2 और द कर्स ऑफ ला लोरोना जैसे फिल्मों से अपने जंप स्केयर स्किल्स प्रूव किए हैं, इस बार भी कुछ जेन्युइनली इफेक्टिव स्केयर्स लेकर आए हैं। ये फिल्म में एक प्रॉपर स्पिन चिलिंग सेट पीसेस का रोलोडेक्स लगती है, जिसमें टेलीफोन कॉर्ड्स, टेलीविजन स्क्रीन्स और द चेंजिंग रूम का काफी क्रीपी यूज किया गया है। लेकिन सच कहे तो कई सीन सीजीआई पे थोड़ा ज्यादा डिपेंड करते हैं और कभी कभी लगता है कि जैसे दूसरी हॉरर मूवी से कॉपी पेस्ट किया गया हो, जैसे बहुत से सीन्स इन्हीं के खुद के यूनिवर्स से उठाया गया हो। और तो और इसी के साथ लास्ट राइट सिर्फ अपनी ही फ्रेंचाइजी से इंस्पिरेशन नहीं उठा था, ये और भी काफी जगह से बोरो करता हुआ लगता है। जेम्स वान, जो पहली 2 कॉन्जरिंग फिल्म्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने हॉरर को स्लो बर्न बनाया था, डिमली लिट वाइट शॉट्स में थोड़ा ज्यादा रुकना या फिर इंटेंशनली मॉन्स्टर को छुपाए रखना, ये सब हमें जेन्युइनली अनईजी फील करवाते थे। इसके कॉन्ट्रास्ट में द लास्ट राइट काफी ज्यादा ब्लडी, लाउड और इन योर फेस है, जिसकी वाइब इंडिसियस या इवन एविल डेड जैसी लगती है। और जो सारा मिनिएसिंग मिरर स्टफ है वो तो डायरेक्टली माइक फेलेगन की सेकंड फीचर ऑकुलस की याद दिला देते हैं। और ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है? एक एनर्जेटिक और फास्ट पेस्ड एक्सपीरियंस। 135 मिनट रन टाइम तो कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, लेकिन उस क्लासिक कॉन्जरिंग स्टाइल का थोड़ा लॉस फील होता है। ओवरऑल स्टोरी से पता चलता है कि 1964 में एड और लॉरेन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के करीब आ गए थे और अब ये नए केस जूडी के जन्म के आसपास के पेनफुल मेमोरीज वापस ले आया है। अब 20s में जूडी भी अपनी माँ की तरह एक गिफ्टेड मीडियम बन चुकी है और आजकल वो बिना चाहे भी स्पिरिचुअल हॉरर से कनेक्ट हो जा रही है, जो ऑब्वियसली लॉरेन को काफी ज्यादा कंसर्न करता है। एड, जिसे इस फिल्म में थोड़ा ज्यादा बम्बलिंग और पुराने जमाने का इंसान दिखाया गया है, वो ज्यादा टेंशन ले रहा है जूडी के व्हर्लविंड रोमांस से ब्रिजी ब्लॉन्ड एक्स कॉप टोनी के साथ। फर्मीगा और विल्सन के बीच की केमिस्ट्री 13 साल तक एक साथ एक्ट करने के बाद अब और नेचुरल लगती है। अब वो पहले जैसा सून स्वर्दी फिल्ट्रेशन नहीं, बल्कि एक मैच्योर और लिव्ड इन कंफर्ट दिखाते हैं। फिल्म के राइटर ने इस रोमांटिक स्पार्कल को हार्डी और टॉमिल्सन के कैरेक्टर के लिए छोड़ दिया है, जिन्होंने लीड्स के आइकॉनिक कपल गोल्स के शैडो में भी ठीक ठाक काम किया है। फिल्म एंड होती है एक टेस्ट के साथ, जो बताता है कि रियल लाइफ एड और लॉरेन के साथ स्प्रॉल केस के बाद क्या हुआ, और ये भी कंफर्म करता है कि ये उनका बिग स्क्रीन पे आखिरी अपीयरेंस था। ओवरऑल पर्सनली मेरे लिए तो ये फिल्म काफी डिसअपॉइंटिंग थी। 2 पैरेलल स्टोरीज दिखाई गई हैं लेकिन कभी प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं करती, और जब फाइनली इंटरसेक्ट करती भी हैं तो हॉर्नेट फैमिली वाले कैरेक्टर्स बस बैकग्राउंड एक्स्ट्रास बन जाते हैं। वारेन जैसे कैरेक्टर्स के पास तो इतना ज्यादा प्लॉट आर्मर है कि कभी भी रियल डेंजर महसूस ही नहीं होती। प्रेडिक्टेबिलिटी भी मेजर इश्यूज थी, कैरेक्टर्स पहले से ही बता देते हैं कि स्कैरी चीज क्या हो सकती है और फिर वही होता भी है। जैसे डैडी स्मर्ल जब कहते हैं कि एटिक के फ्लोर इतनी पतली है कि अगर गलती से स्टेप किया तो नीचे गिर सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली वही होता भी है। ये डायलॉग्स अननेसेसरी लगे क्योंकि उन्होंने सरप्राइज का मजा छीन लिया, और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई मोमेंट्स आए थे। ऊपर से घोस्ट या डीमन का लुक भी काफी आर्टिफिशियल था, क्लियरली सीजीआई लगते हैं, बिल्कुल भी स्कैरी फील नहीं होता। टोटल डिजास्टर तो नहीं कर सकते हैं इस फिल्म को, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटिंग जरूर है। द कॉन्जरिंग 4 एक सर्विसेबल सिक्वल है, लेकिन एज अ फाइनल चैप्टर ये बोल्ड या यादगार बनने का अल्टीमेट काम नहीं कर पाता, और यही सबसे बड़ी कमी है। रिलीजियस टर्म्स में लास्ट राइट्स का एक और नाम होता है कमेंडेशन ऑफ द डाइंग, एक क्रिश्चियन रिचुअल जो किसी के आफ्टर लाइफ ट्रांजिशन को इजी बनाने के लिए प्रेयर्स या सपोर्ट देता है। लगता है हमने थोड़ी ज्यादा ही फेथ दिखाई कि वारेंस को एक बैंगर के साथ गुड बाय बोलेंगे, पर शायद वो सिर्फ एक क्वाइट सॉफ्ट एंड था। तो दोस्तों, इसी के साथ द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स ने एक धमाकेदार गुड बाय देने का वादा तो किया था, लेकिन एंड में बस हल्की सी सॉफ्ट क्वाइट सटल फेयरवेल एंड रह गई। ना वो जेम्स वॉन वाली टेंशन, ना वो पहले वाले चिल्स। एक ठीक ठाक सीक्वल, लेकिन एक मेमोरेबल फाइनल चैप्टर तो बिल्कुल नहीं था। और जिन्होंने ये फिल्म देख ली है वो अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर से बताना, और साथ
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हाइड्रेट एंड टेक केयर, समझे।